बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हैंड ग्रेनेड मुझ पर उछाल दी या मुझे गोलियों से भून डालें, लेकिन मुझे ऐसे मामला से निपटने की जो खुसूसी अहलियत हासिल थी, इसने मेरा हौसला बढ़ा रखा था। मेरे जहन में इंस्ट्रक्टर के वो अलविदाई कलमात ताज़ा थे कि यहाँ हर जाड़ी के पीछे एक सांप मुझे डसने का मुंतज़र है। मुझे इस सांप से खुद ही नहीं बचना था, बल्कि सादा लोह और वतन दोस्त बंगालियों को भी बचाना था। वो अज़्म जिसने हमेशा मेरे बलबलों को ताज़ा किए रखा और मेरा मोराल हर नए हादसे के बाद मजीद बढ़ता चला गया। और आज मैं उस्मान के साथ जिस मिशन पर जा रहा था, असल में वही मेरी खास लाइन थी। बुनियादी तौर पर मैं कमांडो जासूस था और जरूरत पड़ने पर मुल्क के लिए दोनों किस्म की खिदमत अंजाम दे सकता था। मुझे ब्रीफ भी यही किया गया कि मुझे ज्यादातर खिदमत मुल्क से बाहर अंजाम देनी थी और मेरी ज़हनी तरबियत भी इसी नहज पर की गई थी। अब वो वक्त आ गया था जब मुझे मुल्क की खिदमत के लिए वर्दी उतार कर सिविलियन कपड़े पहनने थे, और यही वो नाजुक जिम्मेदारी थी जिसकी अंजाम दही से मैं अब तक महफूज था। दरवाजा हस्बे तवक्को आंसा ने खोला। रात के वाकयात की परछाइयाँ इसके सोगवार चेहरे पर नाच रही थी। वो मेरी तरफ औलादी असाब नहीं रखती थी, न ही अपने भाई की तरह इसे ऐसे हादसा से निपटने का तजर्बा हो चुका था। मामूली सी राइफल से निशानाबाजी सीख लेने से, वो अपने अंदर के खौफ का गला घोंटने से तो रही, वो खौफ जो अब आहिस्ता आहिस्ता सारे पूर्व पाकिस्तान में सरायत कर रहा था। मुझे देखकर इसके चेहरे की संवलाहट जाग उठी। शर्मगी आंखों का सहर बेदार होने लगा। रात जगह से नैनों में जिलमिलाए गुलाबी डोरे मुखड़े पर नाचते दनक रंगों से हम कलाम होने लगे। साड़ी का पल्लू सर पर सलीके से सजाते हुए इसने मुझे खुश आमदीद कहा और एक तरफ हो गई। इस लम्हे न जाने क्यों मेरे अंदर ये ख्वाहिश अंगड़ाइयां लेने लगी कि मैं अपनी अधूरी बात मुकम्मल कर लूं। यहाँ अगले पल का गुमान नहीं था। फिर यहाँ मैं जहाँ मैं जा रहा था वहाँ से बचकर आने के मौके तो 50-50 से ज्यादा न थे। किसी ने मेरे अंदर चीख कर कहा, लेफ्टिनेंट अली, कहने की हसरत लेकर न मर जाना। ये बोझ सर से उतर ही जाए तो बेहतर है। लेकिन इजहार के लिए जो कुव्वत गोयाई दरकार थी वो कहाँ से आती? जाने किस कुव्वत ने मेरी रहनुमाई की और मेरे नतक ने बंगाली साहरा को मुखातब कर ही लिया। आंसा जी, इसने मेरे तरफ घूमते हुए कहा। यही वो लम्हा था जिससे मैं हमेशा डरता था। इसे क्या कहूँ, लफ्जों की जोलियां खाली हो रही थी। जहन से फिसलती सोचे नोक जुबान पर ठहर गई थी। एक कपकपाहट सी होंठों पर बसेरा जमा बैठी। मुझे आपसे कुछ कहना था। असल में मैं कहने के मामले में खासा बुज़दिल हूँ। न जाने कैसे मैंने फिक्रा मुकम्मल कर दिया। कह दीजिए ना, ऐसी क्या बात है? इसकी गजाली आंखों के आवक मेरा कलेजा छेदने लगे। धड़कने थी कि अंदर ही अंदर हलाए देती थी। तब मुझे सिपाही बनना पड़ा, सच कहने वाला फौजी। मैंने इसे बड़ी जुर्रत से कह दिया, आंसा, तुमने मुझ पर शहर फूंक दिया है। तुम बंगाली लोग बड़े जालिम होते हो। मुंह से कुछ नहीं कहते, अंदर ही अंदर अपने जादू के जोर से अपनी गिरफ्त मामूल पर मजबूत करते जाते हो। जाने मैं क्या क्या कहता रहा। माहौल का एहसास जहन से निकाल फेंका। वहाँ तो सिर्फ आंसा थी, आंसा और सिर्फ आंसा। ये जादू तो मुझ पर भी चल गया है अली। इसकी आंखों में जिलमिलाते मोतियों ने इसके कहे लफ्जों पर दलालत की। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने अचानक मुझे तहतल शरा से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा दिया हो। फख्रो इंतबात का सजीला सागर मेरे अंदर लहरें मारने लगा और मैंने मगलूब होकर इसका हाथ थाम लिया। हम दोनों अपनी दुनिया में तब पलटे जब अंदर से चाची ने आवाज देकर पूछा, बाहर कौन है बेटी? चाची बहरहाल माँ थी और जिस अमानत की इसने आज तक निगहबानी की थी, अब इसे लौटाने का फरीजा भी इसी के नाजुक कंधों पर आन पड़ा था। मरती मारती मखलूक के बीचों बीच वो आंसा का हाथ था। मैं जाने कब से किसी अमीन की मुंतजर थी। हम दोनों एक दूसरे का सामना करने पर जिस अंदरूनी कैफियत का शिकार हुए थे, वो आम दुनिया की नजरों में तो शायद न आ सकती, लेकिन चाची ने इसे तख्लीक किया था, इसके कुल पुर्जों को बनाया संवारा था। इसने मेरी और अपनी बेटी की अंदरूनी कैफियत को भांप लिया था। शायद लाशौरी तौर पर इसे भी किसी ऐसी पनाहगाह की तलाश थी जिसके दामन में कम अज कम इसकी बेटी ही अमान हासिल कर ले। इसके जहन ने तकसीम के मनाजर फरामोश नहीं किए थे और हर जी शौर ये महसूस करने लगा था कि मुनाफरत जिस तेजी से पनप रही थी और हालात लोगों को जिस दायरे पर बहाए लिए जाते हैं, वो इस अमर की गवाही है कि तारीख खुद को दोहराने लगी है। जब तारीख दोहराने का अमल वकूअ पजीर होता है तो जुग्राफियाई हालात इस पर असरअंदाज नहीं हो पाते। फिर बहार और बंगला
में फर्क बाकी नहीं रहता। जिन लोगों ने इन्हें बहार में रुलाया और तोड़ा था वही अब बंगाली कौमियत का रूप धार कर इनके मुकाबिल थे। तब चाची खुद आंसा थी और वक्त ने इसे बताया था कि महफूज सहारे के बिना आंसा की हैसियत ही क्या है। इसने यकीनन चाहा होगा कि मैं आंसा को अपने हसार में लेकर इसे यलगार से महफूज कर लूं। अली हैं अम्मा? बेटी ने माँ को मुजदा जाँ फजा सुनाया। चाची, मेरा लाल कहती कमरे से निकली और मुझे अपने कमजोर सीने से चिमटा कर अपनी बेबसी का एहसास दिलाया। बेटा जुग जुग जियो, तुमने कल हमारी इज्जत बचा ली, वरना अमीत जैसे गुंडे के हाथों कौन महफूज है। एहसास तशक्कर ने लफ्जों का रूप धार लिया। चाची आप घबराइए नहीं, जब तक मुझ जैसे सिपाही जिंदा हैं हजारों अमीत भी आपका बाल बीका नहीं कर पाएंगे। मेरे लहजे के इत्माद ने बूढ़ी को पिघला दिया। इसकी ऐनक के शीशे धुंधला गए। बैठो बेटा, उस्मान और इसके वालिद अभी आते हैं। उस्मान तुम्हें बिठाने को कह गया है। उन्होंने रुंधे हुए गले से मुझे सामने बैठने का इशारा किया। फिर मैं इन्हें हौसला देता रहा और आंसा चाय बनाती रही। इसकी वापसी और दरवाजे पर दस्तक एक साथ हुई। मैंने खुद उठकर देखना चाहा लेकिन मुझसे पहले चाची मैं देखती हूँ कहकर मेरे कमरे से निकल गई और मैं आंसा की चाय बनाती उंगलियों की लर्जिश में उलझ कर रह गया। कुछ देर पहले गोयाई के जिस करब से मैं दो चार था इसका शिकार वो भी हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। उस्मान भी आपके साथ कहीं जा रहे हैं? इसने चाय मेरी तरफ सिरकाई। तुम्हें कैसे इल्म है? मैंने गुफ्तगू बढ़ाने को यूं ही फिक्रा उछाल दिया। आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ था। छुप कर सुनी थी क्या? नहीं जी, वो जीप गई। फिर आपने तो जिरा शुरू कर दी। इसने मुझे गनीमत लम्हों का एहसास दिलाया। दुआ करना, मैं तो पहले ही रोज से आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ। इसने उंगलियों से साड़ी का पल्लू मरोड़ा। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ आंसा, मैंने गंभीर लहजे में इसे एहसास बख्शा। मैं आपकी फतह मंदाना वापसी की दुआ करूंगी। आप जहाँ भी जाइए याद रखिएगा एक कमजोर सी लड़की आपकी राहों में आंखें बिछाए बैठी है। इसने इतने मजबूत लहजे में ये बात कही कि मैं दहल गया। अगली बात कहने से पहले मुझे ख्वाह बिस्किट उठाकर मुंह में रखना पड़ा। चाची वापस आ गई थी। आमद था, कह गया है कि दोनों बाप बेटा इसके पीछे पीछे आ रहे हैं। चाची ने हम दोनों को अपनी आमद से मुतल्ला किया। ओके, मेरे मुंह से जाने क्यों निकल गया। अरे बेटा, चाय तो तुमने पी ही नहीं, ठंडी हो रही है। चाची ने मेरे सामने जो की तू दरी प्याली की तरफ इशारा करते हुए अपनी बाखबरी जताई। चाची, असल में हम फौजी लोग हैं ना, चाय खूब ठंडी करके पीते हैं। मैंने लफ्जों में पनाह ढूंढी। शरबत बना के। आंसा ने होंठों पर मुस्कुराहट की चांदी बखेरी। बेसाख्ता हम दोनों हंस पड़े। शायद वो भी मेरी हालत से महजूज हो रही थी। अब ऐसी बात भी नहीं, मैंने बात बनाई। फिर आंसा बर्तन समेट कर चली गई और चाची ने मुझे कुरेदना शुरू कर दिया। वो बड़ी गैर महसूस तरीके से मेरा जुग्राफिया जानने लगी। घर बार, माँ बाप, बहन भाई और किसी हद तक जाती ख्यालात। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला दोनों बाप बेटे की आमद से टूटा। माफ करना बेटा, हमें इल्म तो था लेकिन बड़ी अहम मीटिंग थी। तुम जानो अमीत सरकार की इस इलाके में आमद ने लोगों को खासा खौफजदा कर रखा है, लेकिन अल्लाह के फजल से अब सब ठीक हो गया है। बेटा, झूठ की उम्र होती है न पाँव, और सच्चाई तो बाहर हल गालब आकर रहती है। मेरा दिल कहता है कि एक रोज हमारे वर्गलाए गए लोगों की आंखों से पट्टी जरूर खुलेगी। चाचा ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए आगाह किया। मेरा तो जी चाहा कि कह दूं चाचा सुबह के भूले शाम के बाद घर लौटे तो इनकी पहचान बाकी नहीं रहती। लोग शाम तक ही एक दूसरे को याद रखते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि बसा औकात सब कुछ जानते बूझते इंसान कबूतर की तरह आंखें बंद करके तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखने की ख्वाहिश करता है। जरूर चाचा, इंशाअल्लाह सच्चाई गालिब आकर रहेगी। तुम्हारा बहाया खून पानी नहीं बनेगा, रंग लाएगा। मैंने चाचा का हौसला कायम रखना चाहा। हमारे पास सवाए ताजा सूरत हाल के और कोई मौजू नहीं था। थोड़ी देर तक दिल की बड़ास निकालने के बाद चाचा उठकर चले गए। फिर मैं और उस्मान दोबारा सर जोड़कर बैठ गए और उस्मान मुझे कागज पर उल्टी सीधी लकीरें लगाकर सरहदी इलाके की पोजीशन समझाने लगा। इसने मुझे कलकत्ता के रास्ते में आने वाले एक एक गांव और मुक्ति वाहिनी के मुमकिन अड्डों से मुतल्लक आगाह कर दिया था। इससे पहले वो मुख्तलिफ छापा मार महमों की रहनुमाई के फराइज अदा कर चुका था, लेकिन इस मरतबा चूंकि मामला जरा मुख्तलिफ नौइयत का था, इसलिए हमने तमाम पहलुओं पर खूब सोच विचार की और बिल आखिर एक नतीजे पर पहुंचकर मुत्तफिक हो गए। उस्मान को मैंने शाम को हेडक्वार्टर पहुंच जाने को कहा और खुद इन लोगों से रुखसत चाही। आंसा मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। हमें चाहते वक्त एक दूसरे से कुछ
कुछ कहने सुनने का मौका तो न मिल सका, लेकिन इसकी आंखों में तैरती नमी ने मुझे कह दिया था, अली तुम जहाँ भी जाओ याद रखना कि एक सांवली सलोनी सी लड़की तुम्हारी राह में आंखें बिछाए तुम्हारी फतह मंदाना वापसी के लिए दुआ गो है। इस गली का मोड़ मोड़ने तक जहाँ इनका घर था वो दरवाजे से गर्दन निकाले मुझे देखती रही। मोड़ काटते हुए एक लम्हे के लिए मैंने इसकी सिमत देखा, फिर एक्सीलेटर पर मेरा दबाव बढ़ गया। अब मैं था और मेरी जलानियां वो और लोग होते हैं जिन्हें मोहब्बत बुज़दिल बना देती है। मुझे सिपाहगरी विरसे में मिली थी और ये नजरिया भी कि मोहब्बत हमारी हिम्मतों को महमेज लगाती है। मैं चाहता था कि जब वापस पलटूं तो आंसा के सामने फख्र से कह सकूं मैंने अपने फर्ज में कोताही नहीं की और अपनी धरती के तकद्दस को कायम रखने में गफलत का मुतहम्मल नहीं हुआ। ऑपरेशन रूम के बाहर ही सिविलियन लिबास में कोई शख्स मेरी राहें ताक रहा था। मेरे कदमों की आहट पर जब वो मेरी तरफ घूमा तो खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सर बे इख्तियार मेरे मुंह से निकला। माय बॉय। मेरे इंस्ट्रक्टर ने गर्म जोशी से मुसाफा करते हुए मुझे सीने से लगा लिया। वो खुद मुझे लॉन्च करने आए थे और अपने लगाए हुए पौधे की पर्दाख्त का मुआयना करने भी उन्होंने मेरे आने तक मेरी फाइल का मुकम्मल मुतालिया कर लिया था और मैंने अपने अजीम उस्ताद को शर्मिंदा होने का मौका नहीं दिया था। फाइन माय बॉय, वेरी फाइन। उन्होंने अपना मखसूस फिक्रा मेरी पीठ थपथपाते हुए दोहराया। ये इनका खास अंदाज था, जब वो किसी बात पर खुशी का इजहार करते तो यही तरीका अपनाते थे। थैंक यू सर, ये सब कुछ आपकी तरबियत का असर है सर। मैंने सर खम करते हुए इनकी अजमत का इकरार किया। कमान। मेरी खराजे अकीदत को नजरअंदाज करते हुए वो मुझसे एक अलहदा कमरे में ले आए जहां आला अफसरान की कौंसिल हमारी मुंतजर थी। सब ने मेरे उस्ताद को गो के वो ओहदे के लिहाज से इनमें से अक्सर से छोटे थे इनकी अजीम खिदमात के एवज ताजीम दी। बच्चे ने मायूस तो नहीं किया सर। उन्होंने मेरी पीठ पर थपकी देते हुए कर्नल साहब से पूछा। नो मेजर, ये तो वाकई तुम्हारा शागिर्द साबित हुआ है, कर्नल ने सिगार का कश लगाते हुए कहा और मेरे इंस्ट्रक्टर की आंखें फख्र से चमक उठी। फिर मेरे अफसरान मेरा मिशन मुझे ब्रीफ करते रहे। तकरीबन 2 घंटे बाद हम लोग फारग हुए। मेरे इंस्ट्रक्टर साहब मेरे साथ ही मेरे कमरे में चले आए और अभी तक मुझे जेरे तरबियत बॉय ही समझ रहे थे। उन्होंने ट्रेनिंग का एक एक सबक दोहरा दिया, मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते रहे। जहाँ कहीं मैं जरा सा चूकता वो फौरन मेजर से इंस्ट्रक्टर का रूप धार लेते और वही डांट डपट शुरू हो जाती। शाम के बाद जब मेरे अर्दली ने उस्मान के आने की इतला दी तो वो मुझसे जुदा हो गए। ओके बॉय, अब इंशाल्लाह लॉन्चिंग पैड पर मुलाकात होगी। गर्म जोशी से मुसाफा करके वो रुखसत हो गए। जाने इस मर्तबा इनके अलग होने से मुझे क्यों अकेलेपन का एहसास हो रहा था। हमें यहाँ से अपने सरहदी इलाके में वाक़या लॉन्चिंग पैड तक मुक्ति वाहिनी का रूप धार कर ही सफर करना था। ये एक तरह से हमारी ट्रेनिंग थी, क्योंकि कलकत्ता में हमें मुक्ति वाहिनी का रूप धार कर ही काम करना था और इन्हीं की आड़ में अपना काम भी कर गुजरना था। मेरी गंदमी रंगत और चरीरे बदन पर जब बंगाली लुंगी कुर्ता होता तो किसी को ये गुमान भी न गुजरता कि मैं बंगाली नहीं हूँ। मेरे अगले दांत पर सोने का खौल चढ़ चुका था और माथे पर जो चोट के निशान से ज्यादा मेकअप का कमाल था। मेरी हैयत बिल्कुल बदल कर रख दी थी। जहाँ तक बंगाली बोलने का ताल्लुक था, मेरा पहला ही हरबा कामयाब हो सकता था। बदकिस्मती से मैं पैदाइशी गूंगा था। मेरे साथ जुल्मो सितम की एक बेहतरीन कवर स्टोरी मौजूद थी। मुझे सिर्फ जहन और हाथ इस्तेमाल करने थे, जुबान नहीं। अलबत्ता उस्मान को ज्यादातर जुबान ही से काम लेना था। इसकी बंगाली पर महारत से किसी भी ऐसे शख्स को जो इसे न जानता हो इस पर शक नहीं गुजर सकता था। अपने काम से मुतल्लक बुनियादी मालूमात तो उस्मान को हासिल थी। कुछ खास नौइयत की तकनीक इसलिए भी इसके लिए जरूरी नहीं थी कि इसे तो मुहज रहनुमाई करनी थी। असल काम तो मेरा था। हमने अपनी हिफाजत के लिए फिलहाल सिर्फ एक रिवाल्वर कुछ फालतू राउंड्स के साथ अपने पास रखा था। ये वही रिवाल्वर थे जो भारतीय हुकूमत ने मुक्ति वाहिनी को सप्लाई किए थे और तकरीबकारों के पास अमूमन बरामद होते थे। बेहतरीन कवर स्टोरी और रिवाल्वर बज़ाहिर दोनों ऐसी चीजें थी जिन्हें पाने के बाद खतरा खासा कम हो गया था, लेकिन हम इन चीजों पर तकिया भी नहीं कर सकते थे। रात के पिछले पहर हम दोनों सिविलियन कपड़ों में छुपते छुपाते हेडक्वार्टर से इस तरह दबे पांव बाहर निकले थे कि किसी पहरेदार की नजर भी हम पर ना पड़ी थी। हेडक्वार्टर के सामने बनी सड़क अबूर करके हम खेतों के इस वसी सिलसिले में खो गए जो सड़क की दूसरी सिमत दूर तक फैला चला गया था। इस इलाके से मुतल्लक कम अज कम हमें इस हद तक मालूमात जरूर हासिल थी कि यहाँ
के किन किन इलाकों के लोग मुक्ति बाहिनी के हमदर्द और कहां कहां पाकिस्तान के हमदर्द मौजूद हैं। हमें इसी रूप में सरहद तक पहुंचना था ताकि मुकामी गद्दारों की तरफ से सरहद पर खतरे का सिग्नल न पहुंच जाए। ये एक तरह से सरीहन खुद को दाव पर लगाने वाली बात थी कि हम मुक्ति बाहिनी की हमदर्दियां हासिल करके इनके सरहद पार कैंप में पहुंचकर इन पर नकब लगाएं। किसी भी मरहले पर हमारा पोल खुल सकता था, जिसके बाद एक अजियतनाक मौत हमारा मुकद्दर बन जाती। मैं तो इस आग में इसलिए भी कूद गया था कि ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं हर हुक्म की तामील करूं, लेकिन उस्मान वो अपने घर का वाहिद सहारा था। बूढ़े वालिदैन की लाठी और बहन का मान। मेरे दिल से बेइख्तियार दुआ निकलती कि इलाही इन्हें बेसहारा न करना, न ही किसी बहन का मान टूटने देना। इसकी अजीम रज़ाकाराना खिदमात को मैं किन अल्फाज में खराजे तहसीन पेश करता। दुनिया की किसी लुगत में वो अल्फाज मौजूद नहीं थे। खेतों से खासी दूर जाकर हम बरामद हुए और इस गांव की तरफ चल दिए जो हमारी पहली पनाहगाह थी। सुबह काज़ब का उजाला रात की तारीकियों पर धीरे धीरे गालिब आ रहा था। किरणों की चांदनी ने सुनहरे रेशे को चार चांद लगा दिए थे। अंधेरे से फूटती उजाले की चांदनी और इसके पस मंजर में मशरक से उभरता सूरज, ये नजारा ही किसी वतन दोस्त को रुलाने के लिए काफी था। और जब हम लोग गांव के बाहर एक ट्यूबवेल पर पहुंचे तो किरणों का जादू जाग चुका था। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों के उलझे उलझे रास्तों पर इक्का दुक्का किसान आते जाते दिखाई दे रहे थे। एक दो से हमारा सामना भी हुआ, लेकिन किसी ने हमसे तअर्रुज़ न किया। गालबन उन्होंने हमें पहचान लिया था। ट्यूबवेल के बाहर ही हमारा टकराव इस गठे हुए जिस्म और कीना तो आंखों वाले किसान से हुआ जो एक चारपाई पर अकेला बैठा बीड़ी के कश लगा रहा था। उस्मान ने इसे मुक्ति बाहिनी के मखसूस अंदाज में सलाम किया और जवाब मौसूल होने पर हम चारपाई के दूसरे कोने पर सिमट गए। किधर से आए हो तुम लोग? इसने मशकूक नजरों से हमें घूरा। रंगामाती से। उस्मान ने इसकी तसल्ली करवाई। जिस गांव का नाम उस्मान ने लिया था, इसमें पिछले ही रोज पाकिस्तानी आर्मी ने रेड की थी और वहां से 15-20 तकरीबकार मुकाबले में मारे गए थे। वो गांव मुक्ति बाहिनी का गढ़ था। जाहिर है ये तकरीबकार यहाँ से फरार हुए थे। वो इसी इलाके में बिखरे हुए थे। हमारे तारफ ने इसे किसी हद तक मुतमिन तो कर दिया था, लेकिन शक की परछाइयां इसकी आंखों में अभी तक हलकोरे ले रही थी। फौज हमारे तवाकब में है, हमें सिर्फ आज दिन के लिए पनाह चाहिए। अंधेरा फैलते ही हम निकल जाएंगे। उस्मान ने इससे कहा, तुम्हारा क्या नाम है? इसने बजाय उस्मान की बात का जवाब देने के मुझसे मुखातब जवाब में मैं सिर्फ हाथ नचाकर रह गया। ये बेचारा गूंगा है, उस्मान ने तरहम अमेज लहजे में इसे बताया। ठीक है, मेरे ख्याल में ये जगह कुछ ज्यादा महफूज नहीं, मैं तुमको नजदीक ही एक ठिकाने तक ले जाता हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। हम दोनों इसके पीछे पीछे सर झुकाए चल दिए। हमें लेकर वो खेतों के बीचों बीच चलता एक वीराने में ले गया। ये जगह कुछ महफूज है। इसने दरख्तों के झुंड में बने एक गरौंदे की तरफ इशारा किया। शुक्रिया, मेहरबानी, अगर मुमकिन हो तो खाने पीने को कुछ दे दो, हम कल दोपहर से भूखे हैं। उस्मान ने इससे बड़े मुल्तजी लहजे में कहा। मैं इसकी शानदार अदाकारी पर इसे दिल ही दिल में अब तक न जाने कितनी मर्तबा दाद दे चुका था। घबराओ नहीं, सब कुछ पहुंच जाएगा। इसने बड़े ज़ुमानी से अल्फाज कहे थे। हमें कमरे में जहां एक खाट पहले से पड़ी थी बिठाकर वो खुद रोटी पानी का बंदोबस्त करने चला गया। भाई कमाल के अदाकार हो। मैंने इसके जाते ही उस्मान को दाद दी। आप गूंगे हैं भाई, ये मत भूलिए, इसने मुस्कुराते हुए कहा। ओह वाकई यार, मुझे तो खामोश रहना है। मैंने अपने होंठों पर उंगली जमाई। हम दोनों बजाय अंदर बैठने के खाट उठाकर कमरे से बाहर आ गए और आइंदा के लिए लाहे अमल तय करने लगे। 10 मिनट बाद हमारे मेजबान की वापसी हुई, लेकिन वो अकेला नहीं था। इसके साथ इसके 5 साथी और थे। घबराना बिल्कुल नहीं, मैंने उस्मान के कान में सरगोशी की। ओके, इसने मेरे लहजे की नकल उतारते हुए मज़ाहिया अंदाज अपनाकर मेरे खदशात रफा कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग हमारे करीब आकर रुक गए। उन्होंने अपने लिबासों में असला छुपा रखा था। हमें पनाह देने वाले ने हाथों में खाने के बर्तन थामे हुए थे। हम नॉर्मल बैठे रहे। नौवारदों ने हमारे नजदीक पहुंचकर अचानक पिस्तौल निकाल लिए। हैंड्स अप, सबसे अगले ने ललकारा। हमने हाथ उठा दिए और खड़े हो गए। इसी शख्स ने हमें दीवार के करीब पहुंचने का हुक्म दिया और दीवार के नजदीक पहुंचकर हमें दीवार से लगकर उल्टे खड़े होने की हिदायत की। तलाशी लो, इसने अपने एक साथी को बंगाली में हुक्म दिया। हमारी तलाशी लेने वाले ने खासी फुर्ती का मुजाहरा किया था। यहाँ से 2 भारतीय रिवाल्वर, कुछ पाकिस्तानी और कुछ भारतीय करेंसी के अलावा और इन्हें क्या मिल सकता था। तमाम चीजों पर कब्जा करने के बाद उन्होंने हमें
हाथ गिराने की इजाजत दे दी। क्या नाम है तुम्हारा? इसी बंगाली ने उस्मान को घूरते हुए पूछा। कबीर। उस्मान ने नाम के साथ अपना वो ग्रुप भी बता दिया जिससे हम अपनी वाबस्तगी का इजहार किया था। अभी इसकी बात बमुश्किल मुकम्मल हुई थी कि एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर लगा। झूठ बकते हो, इसके साथी ने उस्मान को घूरते हुए कहा। थप्पड़ इतना जोरदार और अचानक था कि उस्मान चकरा कर गिर पड़ा। यही वो नाजुक लम्हा था जिससे इसके सदक और सब्र का इम्तिहान होना था। बजाय गुस्सा या झुंझलाहट के वो इत्मीनान से गाल सहलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, आप इंक्वायरी क्यों नहीं कर लेते? इसने बेबसी से इन लोगों को मुखातिब किया। तेरी इंक्वायरी की ऐसी की तैसी कहते हुए एक देहाती इस पर पल पड़ा। इसने जोरदार घूंसा इसके मुंह पर मारा। इसी असना में बाकी लोग मेरी तरफ पिस्तौल ताने खड़े। उस्मान ने कमीज की आस्तीन से खून पूंछा और दोबारा इनके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। तुम लोग अपने साथियों पर जुल्म कर रहे हो। इसने गुस्से और बेबसी के मिले जुले जज्बात से चिल्लाकर कहा। अबे तू गूंगा है? इसी बदमाश ने जो इनका सरगना था मेरी सिम्मत देखा। इस बेजबान पर जुल्म न करना वरना खुदा का अजाब पड़ेगा तुम पर। उस्मान ने मेरे और इनके बीच डाल बनते हुए कहा। सरगना ने उस्मान को धक्के देकर परे हटाया और इसके साथ ही इतनी जोरदार लात मेरे पेट में मारी के बिला मुबालगा मेरे 14 तबक रोशन हो गए। जवाब में मेरे मुंह से ऐसी कराह निकली थी जैसे किसी गूंगे के मुंह से निकलती है। मैं दर्द की शिद्दत से दोहरा होकर आगे की तरफ झुक गया। इसके दूसरे साथी ने मुझे बालों से पकड़कर पीछे झटका दिया। इसके साथ ही पहले ने जोरदार घूंसे मेरे पेट में मारने शुरू कर दिए। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी आंतें फट जाने को हैं। दर्द की शिद्दत बेहाल किए देती थी, लेकिन मैंने सिर्फ खुद पर जब्त किए रखा बल्कि दिमाग को भी गर्म न होने दिया। वो किरदार निगारी में हकीकत रंग भरने की बड़ी जबरदस्त कीमत वसूल कर रहे थे। उन्होंने मार मार कर मुझे अदमवा कर दिया, लेकिन मेरे हलक से गोंगों वाली चीखें ही बरामद हो सकी। फिर जैसे इन्हें यकीन आ गया कि हम सच्चे हैं, उन्होंने हमारे हथियार और करेंसी लौटाकर अपने रवैये पर नदामत का इजहार किया, लेकिन ये भी कह दिया कि ऐसा करना इनके लिए जरूरी था क्योंकि दुश्मन के आदमियों का बेस बदलकर इनके घुस आने का भी इम्कान था। हमने पानी से चेहरे पर जमे खून को साफ किया। मुझे अपनी तकलीफ की परवाह नहीं थी, लेकिन उस्मान की फिक्र जरूर थी। इस बेचारे ने कब ऐसी मार खाई होगी। हमारी ठुकाई से फारग होकर उन्होंने दस्तरख्वान बिछाकर अशक शोई के लिए हमारे आगे वही बात दाल रख दी जो हमारा मेजबान लाया था। इतनी मार के बाद यही कुछ मिलेगा। उस्मान की बात पर वो कहकहा लगाकर हंस दिए। मैं इसकी दीदा दिलेरी पर हैरान रह गया। खुदा जाने वो पहले से ही इतना दिलेर था या मेरी मैयत में खुद को मुझसे कमतर साबित करने पर तैयार नहीं था। बहरहाल दोनों में से जो बात भी थी, इसकी हिम्मतों को सलाम। आप लोग शाम तक यहीं रहें, शाम को हमारे आदमी करीबी नदी के जरिए आगे पहुंचा देंगे। हमारे मेजबान ने कहा। बमुश्किल हमने चंद लुकमे ही जहर मार किए थे, खाते क्या खाक, पेट में तो टीसें उठ रही थी। अच्छा दोस्तों, शाम तक के लिए खुदा हाफिज कहकर वो लोग हमें जख्म चाटने के लिए अकेला छोड़कर गांव की तरफ चल दिए। तुम वाकई अजीम पाकिस्तान हो उस्मान भाई, मैंने इनके जाते ही बेइख्तियार इसे गले लगाते हुए कहा। आपसे ज्यादा नहीं, इसने मेरी पीठ पर थपकी दी। दोपहर को एक आदमी हमारे लिए खाना ले आया और इसने ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वो लोग तुम्हें खोजने के लिए गांव में आए थे। अच्छा फिर? उस्मान ने अदाकारी का भरपूर मुजाहरा किया। हमने इन्हें गलत रास्ते पर लगा दिया, घबराओ नहीं, अब सब ठीक है। इसने हमें तसल्ली दी। हमारे हेडक्वार्टर ने इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी और हमारी जाली तलाश के लिए वहाँ फौज का एक दस्ता भी भेज दिया था जिसने हमारी तलाश में गांव का कोना कोना छान मारा। शाम तक हम इन लोगों के मेहमान रहे। इसके बाद उन्होंने हमें रुखसत करने का प्रोग्राम बनाया। हमने इन्हें यही बताया था कि हमारा ग्रुप चूंकि मुंतशिर हो चुका है, इसलिए ताजा हदायत हासिल करने हम कलकत्ता जा रहे हैं। 3 आदमियों ने हमें अपनी हिफाजत में ले लिया और वो रात गए हमें एक नदी के किनारे के नजदीक ले आए जहाँ पहले से एक कश्ती हमारी मुंतजर थी। ये बज़ाहिर तो आम सी माही गेरी वाली बादबानी कश्ती थी, लेकिन उन्होंने इसे एक तरफ से गन बूट की शक्ल दे रखी थी मलाहों के रूप में। वहाँ मुक्ति बाहिनी के गुंडे जदीद असलहे से मुसल्लह थे। इनके चेहरे इतने मासूम नजर आते थे कि इन पर शक करने का ख्याल ही नहीं गुजरता था। हमें कश्ती वालों के हवाले करके गांव के लोग रुखसत हो गए। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता लहरों के दोष पर अपनी मंजिल को चल दी। हम दोनों दरमियानी तख्ते पर बैठे थे। 2 आदमी इसे चप्पुओं से खे रहे थे और हमारा सफर दरिया की मुवाफक सिमत में जारी होने की वजह से रफ्तार
खासी तेज थी। हमारे पीछे एक शख्स चप्पू संभाले कश्ती की सिमत दुरुस्त रखे हुए था और साथ वाले तख्ते पर ऑटोमेटिक राइफल गोद में रखे इनका वो साथी बैठा था जो हमारे अंदाजे के मुताबिक इनका कमांडर भी था। कश्ती पर हमारा इस्तकबाल भी इसी ने किया था, लेकिन सिर्फ हाथ हिलाने पर ही इत्तफाक किया था। अभी तक बाकी तारफ अधूरा था। मेरा नाम शर्मा है, कैप्टन शर्मा। इसने टूटी फूटी बंगाली में उस्मान को मुखातिब किया। इसका तल्लक भारतीय फौज की मद्रास रेजिमेंट से था। मुझे इस बात का भी इल्म था कि मद्रासी अफसरान भारतीय खुफिया सर्विसेज खुसूसन स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की जान समझे जाते थे। कबीर, उस्मान ने इसे हाथ मिलाते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। अपने सामने भारतीय फौज के कैप्टन को देखकर यकीनन वो भी मेरी तरह अंदर ही अंदर तिल मिला रहा था, लेकिन हायरी मसलहत फिल वक्त हमें खामोशी ही इख्तियार करनी थी। तुम लोगों ने बड़ी बहादुरी दिखाई, बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया। इससे हमारा गायबाना तारफ पूरे हवाले के साथ करवाया गया था। जी शुक्रिया। हमारा तो सारा खानदान मारा गया, एक ये भाई बचा है, उस्मान ने तकरीबन रोनी सूरत बनाते हुए कहा। अब आप सरहद पार किस जगह जाएंगे? इसने मतलब की बात बिल आखिर कह दी। हम कैंप में नहीं, किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे। क्यों रे? उस्मान ने इसकी बात का जवाब देते हुए इशारों से मुझे समझाकर मुखातब किया। मैंने जवाब में पुरजोश तरीके से ऊं आंख करते हुए हाथ हिला हिला कर संग्राम की दुहाई दी। बेवकूफ कैप्टन कुछ मुतासर नजर आने लगा था। पहले कभी तुम लोग गए हो? इसने हमें कुरीदने वाली नजरों से देखा। हाँ, एक मर्तबा गया था मैं, उस्मान ने मुकम्मल एतमाद से जवाब दिया। किसके साथ? कैप्टन शर्मा ने इसकी आंखों में झांकते हुए अचानक अगला सवाल दागा। इसने बड़ा जबरदस्त नफ्सियाती हरबा आजमाया था। असल में तकरीबकारों के मुख्तलिफ ग्रोहों का राब्ता अलग अलग भारतीय एजेंटों से होता था। अमूमन एक इलाके के लोगों का जो भारतीय डीलिंग ऑफिसर होता, इसका इलाका इसी इलाके तक महदूद रहता था। जिस गांव में हमने पनाह हासिल की थी, इनका ग्रुप लीडर कोई और था और वहां किसी ने हमसे हमारी खुसूसी जरिया दरियाफ्त नहीं किया था। शायद ये एक तरह इन लोगों ने अंदरूनी मामला होता था कि वो एक दूसरे के जरिए का खोज नहीं लगाते थे, सिर्फ अपना काम से काम रखते थे। लेकिन अब मामला और था। भारतीय इंटेलिजेंस का कैप्टन हमारे सामने बैठा था और वो सिर्फ इसी मिशन यहाँ आया होगा कि बेस बदल कर मुक्ति बाहिनी में दाखिल होने वाले गद्दारों का पता लगा सके। जब इसने अचानक ये हरबा आजमाया तो एक लम्हे के लिए तो मैं दहल कर रह गया। मुझे डर था कि उस्मान अब फिसला, लेकिन वो भी कच्ची गोलियां खेले हुए नहीं था। अमीद सरकार के साथ इसने मुकम्मल एतमाद के साथ जवाब दिया। शायद जल्दी में इसे सिर्फ उम्मीद सरकार ही याद रह गया था, या इसने इस तरह भारतीय कैप्टन का शक दूर करना चाहा था, क्योंकि अमीद सरकार को मुक्ति बाहिनी में जो हैसियत हासिल थी इसका इल्म सबको था, वरना तो मैंने इसे और भी 2-3 नाम बताए थे। ओह, ये बात है। कैप्टन शर्मा ने मुतमिन होते हुए गर्दन झुका दी। यहाँ से सरहद तक कैसे जाओगे? इसने अब हमदर्दाना लहजा इख्तियार कर लिया था। जवाब में उस्मान इसे अपनी मिशन से मुतल्लक तफसीलात बताने लगा। वो जहाँ कहीं महसूस करता उस्मान को मशवरे दे देता। फिर इसने हमें अपने ग्रुप ऑफिसर का हवाला देकर इससे मिलने के लिए कहा, क्योंकि हमने इसे बता दिया था कि हमारा कायद तो वहाँ मारा गया है और मुंतशिर हो चुके हैं। अब हम नया राब्ता बनाने जा रहे हैं और ये कि हमें मुकामी जराये पर एतमाद नहीं। कैप्टन शर्मा ने अपने नंबर बनाने के चक्कर में हमें खुद ही मुतलका जरिए से आगाह कर दिया। इसके लिए ये बड़ी खुश आइंद बात थी कि वो अपने अफसरान के सामने ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब हो चुका था। इसने 2 नए शिकार जो फांसे थे वो आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे थे। बाकी लोग बदस्तूर अपने काम में मशगूल थे। उन्होंने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखने का तकल्लुफ भी नहीं किया था। खासे समझदार दिखाई देते थे। कश्ती को लहरों के दोष पर बहते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। इस दौरान में सारे रास्ते भारतीय कैप्टन हमारी ब्रेन वॉशिंग करता आया था। इसने वही रटा रटाया सबक हमारे सामने दोहराया था जो इसके बाकी साथी और हमनवा दोहराते आए थे। पाक फौज के जुल्मों सितम की वो मंजरकशी की थी कि आम और सीधे साधे बंगालियों का इसे सुनकर भटक जाना 100% यकीनी था। उस्मान ने भी बढ़ चढ़ कर इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी और वो तो मेरी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा कारआमद साबित हुआ था। अगर इसकी जगह मैं भी होता तो इससे ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा न कर पाता। नदी अब दरख्तों के एक घने सिलसिले में गुम होती नजर आ रही थी। इससे पहले हम लोग दरमियान में सफर करते आए थे। अब खवैयों ने इसे किनारे से लग कर खड़े हो गए। कैप्टन शर्मा के तख्ते में से एक नन्हा सा लेकिन खासा ताकतवर रेंज का ट्रांसमीटर बरामद हुआ। इसने किसी से राब्ता कायम करके खुफिया
खुफिया जुबान में आगे के हालात दरियाफ्त किए थे। ट्रांसमीटर बंद करते हुए वो खासा फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। शायद हम लोगों को वापस जाना पड़े, इसने परेशान कुन लहजे में कहा। क्यों? उस्मान ने हैरत से पूछा। पाकिस्तानी फौज इलाके में मौजूद है, बस इतनी सी बात, उस्मान ने चुटकी बजाते हुए कहा। मतलब? अब शर्मा के हैरान होने की बारी थी। शर्मा साहब, इधर हमारे लिए मौत है, आगे भी सिर्फ मौत। अगर मरना ही है तो हम लड़कर मरेंगे। आप हमें उतार दें, हम वापस नहीं जाएंगे। उस्मान ने आंखों ही आंखों में मेरा पैगाम वसूल करके आगे पहुंचा दिया था। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा वास्ता पाकिस्तानी फौज से नहीं पड़ा। वो शिकार की बू पाते ही शेर की तरह झपटते हैं और जब तक शिकार पर काबू न पा लें पीछे नहीं हटते। क्या इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े? कैप्टन शर्मा ने यह फिक्रा तेजी से अंग्रेजी में कहा था, फिर मौके की नजाकत का एहसास करते हुए इसे टूटी फूटी बंगाली में दोहरा दिया। हाँ हाँ, हम पागल हैं, हम कैचवे की तरह नहीं मरेंगे। उस्मान की अदाकारी पर मैं आश आश कर उठा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शर्मा ने हथियार डाल दिए। कश्ती को इसके इशारे पर किनारे के बिल्कुल साथ लगा दिया गया। हम दोनों किनारे पर उतर गए। बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें बुज़दिल नहीं समझता, लेकिन इस तरह कुएं में छलांग लगा देना कहाँ की बहादुरी है? उतरते वक्त हमें शर्मा ने दोबारा समझाना चाहा। जवाब में उस्मान ने हाथ मिलाकर इसे रुखसती का इशारा दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। कैप्टन शर्मा और इसके साथियों ने बादल नखवास्ता कश्ती को लहरों की मुखालफ सिमत में चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक हम छुप कर इनकी हरकत का जायजा लेते रहे, फिर तेजी से दरख्तों के झुंड में आगे ही आगे बढ़ने लगे। हम जल्द अज जल्द अपनी फौज से राब्ता कायम करना चाहते थे। मुकामी तकरीबकारों की हद तक तो बात काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन भारतीय फौज का एक कैप्टन हमारे सामने यूं दंदनाता फिरे, ये हमारी गैरत ने गवारा न किया। मैं अगर चाहता तो इन सब को कश्ती ही में ठिकाने लगा सकता था, लेकिन हमने अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग खिलाफे तवक्को बिखरी हुई बेड़ों का रेबड़ नहीं बल्कि बेड़ियों का मुनज्जम गिरोह है और कड़ी से कड़ी मिलाते हुए इनके राब्ते खासे लंबे हो गए थे। हमारी मामूली सी चूक भी हमारे सारे किए किराए पर पानी फेर कर रख देती, इसलिए हमने हर कदम निहायत सोच समझकर और बड़ी एहतियात से उठाना था। हस्बे तवक्को अभी हम बमुश्किल 30-40 गज ही चल पाए थे कि अचानक हाल्ट की आवाज बुलंद हुई। हमने फौरन हाथ उठा दिए। बज़ाहिर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों ने शेरों को उगलना शुरू कर दिया। सबसे आगे एक हवालदार स्टेन गन ताने खड़ा था। इसके अकब में 2 जवान थे, जबकि हमारे पीछे से टार्च की रोशनी हम पर आ रही थी। कौन हो तुम? हवालदार ने दुरुस्त लहजे में पूछा। हमें अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास ले चलिए। मैंने अपनी फौज के मखसूस लहजे में ये बात दोहराई। हवालदार ने चंद लम्हों तक मेरी बात का वजन किया, फिर जैसे इसे समझ आ गई, लेकिन अपनी तरबियत के मुताबिक वो धोखे में आने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग एक तरफ हट गए और हमें घेरे में लेकर हाथ उठाए हुए आगे आगे चलने का हुक्म दिया। यहाँ से चंद गज दूर ही टेंट के नजदीक आकर रुक गए। टेंट के अंदर लालटेन जल रही थी। हवालदार मुअद्दब अंदाज में अंदर दाखिल हो गया। चंद सेकंड बाद ही टेंट का पर्दा हटा और लालटेन की मध्यम रोशनी में एक लेफ्टिनेंट का चेहरा नजर पड़ा, जिसे देखते ही मेरी बातें खिल गईं। फारूक, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मेरे सामने मेरा एकेडमी का रूममेट लेफ्टिनेंट फारूक खड़ा था। अली, तुम? वो तमाम एहतियातें बलाए ताक रख कर मुझसे लिपट गया। गश्त वाले जवान अभी तक हैरत से हमें देख रहे थे, फिर सारा मामला इनकी समझ में आ गया और वो सल्यूट करके वापस चले गए। मैंने उस्मान का तारुफ अपनी रोटी दाल से करवाया। इसे सामने देखकर बेइख्तियार ट्रेनिंग का जमाना याद आ गया, लेकिन ये ऐसी बातों का वक्त नहीं था। सबसे पहले मैंने इसे ताजा तरीन हालात की रिपोर्ट की और फौरी एक्शन लेने को कहा। चंद मिनट बाद वो तेज रफ्तार गन बूट शर्मा के तवाक़ुब में रवाना हो गयी। रात हमने फारूक की मेहमान नवाजी ही में बसर की और अलग सुबह वहाँ से निकल गए। यहाँ हमें अगले देहात के मुतल्लिक काफी हद तक अहम मालूमात हासिल हुई थी। जिस जगह हमारी फौज ने पड़ाव डाला था इसके करीब ही एक गांव आबाद था, लेकिन हमने इसे नजरअंदाज कर दिया और खासा लंबा चक्कर काटकर आगे निकल गए। हमारा सफर शाम तक जारी रहा। अब एक तरह से हमें मुक्ति बाहिनी से मुतल्लिक अपनी शिनाख्त करवाने के लिए मुस्तनद हवाला भी मिल गया था, इसलिए हम महफूज हो चुके थे। वो रात भी एक गांव में कटी जहां हमें अगले सफर के मुतल्लिक ताज़ा हदायत मिली। इस दौरान मुश्तबा मुकामात से मुतल्लिक इतलात हम अपने मखसूस पॉइंट पर डेड ड्रॉप करते जाते थे और हमारी फौज हमारे वहां से हट जाने के बाद ही कार्रवाई करती थी, ताकि किसी को हम पर शक भी न गुजरे। मुख्तलिफ स्टेमरों, लांचों, माही गिरी की कश्तियों, ट्रकों और बसों के जरिए हम तकरीबन
तकरीबन 4 रोज के बाद खलना के एक सरहदी मुकाम पर जा पहुँचे, जहाँ एक खुफिया मुकाम पर इंस्ट्रक्टर साहब हमारे मुंतजर थे। उस्मान से इनका तारफ गायबाना तो था, आज पहली मर्तबा वो इससे मिल रहे थे। वो इस मैदान के पुराने शहसवार थे और नजरों में आदमी को तोल लिया करते थे। तकरीबन 15-20 मिनट तक वो भरपूर निगाहों से उस्मान का जायजा लेते रहे, फिर मेरे कंधे पर हाथ जमाते हुए बोले, फाइन। और मुझे सब कुछ समझ आ गया। अभी मैंने इन्हें उस्मान के कारनामों के मुतल्लक कुछ बताया ही नहीं था कि उन्होंने सब कुछ जान लिया। मुझे खुद से ज्यादा उस्ताद मोहतरम की मर्दम शनासी पर एतमाद था। जब उन्होंने पहली ही नजर में मेरे इंतखाब की दाद दे दी तो मैं खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस करने लगा। हम लोग वहाँ दोपहर के करीब पहुँचे थे। इस वक्त भी इक्का दुक्का फायरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सरहदी झड़पों और एक दूसरे इलाके में घुसकर नकब लगाने की कार्रवाइयों का आगाज रात के वक्त तो कभी का हो चुका था, लेकिन दिन को अक्सर खामोशी छाई रहती थी। सिर्फ मुक्ति बाहिनी वाले छेड़छाड़ करते रहते थे, लेकिन खातर ख्वाह जवाब मिलने पर वो भी चुप साध लेते। हम यहाँ संगीनियों के साए में अलग थलग एक कैमोफ्लेज कमरे में बैठे थे, जहाँ एक पुरानी सी मेज पर नक्शा फैलाकर मेजर साहब ने पहले ही से कुछ इलाके मार्क कर रखे थे। सरहदी इलाके के तो चप्पे चप्पे का इल्म उस्मान को था। वो हमें कुछ मखसूस इलाकों की निशानदही कर रहे थे। इस दौरान वो मेरे याद किए हुए सबक भी साथ साथ दोहराते जा रहे थे। देखो बेटे, इससे पहले जो कुछ तुम करते रहे हो इसे रिहर्सल ही समझना। तुम्हारा असल खेल अब शुरू हुआ है। सिपाही की जिंदगी का मकसद होता है बावकार मौत। अपनी धरती माँ की अजमत के लिए बसा औकात इसको खून का नजराना इससे दूर रहकर भी दिया जाता है। जहाँ तुम जा रहे हो तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम और खुदा की जात। मेरे बेटे, मैं तुम्हारी सुरखरुई के लिए दुआ करता रहूंगा। उन्होंने शाम के बाद मुझे एक तरफ ले जाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर गंभीर लहजे में आखिरी ब्रीफिंग की। मैं अब भी इनकी नजरों में वही बॉय ही था। फिर हम तीनों ने इकट्ठे चाय पी। रात को सरहद अबूर करने वाले रात का खाना नहीं खाया करते। इसकी कोई तिब्बी वजह तो यकीनन होगी, लेकिन हर एजेंट को ये बात एक तरह से रवायत की तरह मुंतकिल होती है। सरहदी फौज के 2 जवान थोड़ी देर बाद हमें लेने आ गए। हम इनके साथ चल दिए। सरहद से कुछ इधर ही मेजर साहब ने बारी बारी हम दोनों को गर्मजोशी से गले लगाया। फी ईमानुल्लाह, उन्होंने हम पर नजरें जमाते हुए कहा और यकदम वापस मुड़ गए। अब 2 जवान आगे आगे थे और हम इनके पीछे पीछे। वो मुख्तलिफ टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए हमें इस मखसूस मुकाम की तरफ ले जा रहे थे, जो इनके ख्याल में हमारे लिए बेहतरीन जगह हो सकती थी। हम चारों दबे पांव लेकिन खासी तेज रफ्तारी से अपना सफर तय कर रहे थे। फिर एक जगह पहुंचकर वो रुक गए। व्हाइट लाइन आ गई थी। ये एक बंद की सी शक्ल थी, मट्टी का बंद, जिस पर थोड़े थोड़े फासले पर बुर्जियां सरहद की निशानदही के लिए लगाई गई थी। वो दोनों मुस्तैद होकर पोजीशन में खड़े हो गए। सरहदी लकीर पर पहुंचकर हम इनकी तरफ घूमे तो उन्होंने अकीदत और जोश के मिले जुले जज्बात के साथ हमें गन सल्यूट पेश किया। ये नजराना अकीदत मुल्क की आंखों को सरहद का ख्वाला पेश करना स्वादत जानता है। इस वक्त दोनों तरफ जज्बात का एक सा आलम था। वो लम्हे हम पर भी वही कैफियत लेकर आए थे जिससे हमारी सरहदों के ज्याले गुजर रहे थे। हम दोनों ने ही एक लंबा सांस अपने पूर्व पाकिस्तान की फजाओं की सिमत मुंह करके खींचा था। हम चाहते थे कि इन पकीज़ा हवाओं से अज़ाइम को सीनों में बेदार कर लें। फिर वो तो वहीं बैठ गए और हम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते भारत में दाखिल हो गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।